आज की सबसे बड़ी खबर वो ये है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी होनी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने पेश होंगे राहुल गांधी। नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। आज ईडी के सामने अपना बयान दर्ज करवाएंगे राहुल गांधी। सुबह 10:30 बजे ईडी के दफ्तर पहुंच सकते हैं राहुल, ये बड़ी खबर है। और राहुल गांधी की पेशी को लेकर आज विरोध, देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता सत्याग्रह करेंगे। दिल्ली से कांग्रेस कार्यकर्ता निकालने वाले थे मार्च, लेकिन कार्यकर्ताओं के मार्च को परमिशन नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस ने मार्च की अनुमति नहीं दी है। बिल्कुल, और आज राहुल गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने पेश किया जाना है। जानकारी के मुताबिक राहुल अपनी मां सोनिया गांधी के 10 जनपद स्थित आवास या उससे सटे कांग्रेस मुख्यालय से ईडी दफ्तर के लिए निकल सकते हैं। उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, सभी सांसद समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, ये खबर आ रही है। और ईडी की इस कार्रवाई को मोदी सरकार का राजनीतिक प्रतिशोध बताया जा रहा है। कांग्रेस आज देश भर में विरोध प्रदर्शन करने वाली है। मुख्य प्रदर्शन दिल्ली में होगा, जहां कांग्रेस मुख्यालय से ईडी दफ्तर तक कार्यकर्ता पहुंचेंगे। और पार्टी सूत्रों का कहना है कि प्रदर्शन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने पेश होंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को पहले 2 जून को पेश होने के लिए बुलाया था, लेकिन विदेश में होने की वजह से वो ईडी के सामने पेश नहीं हो सके थे। ऐसे में वो आज पेश होकर अपना बयान दर्ज करवाएंगे। राहुल गांधी सुबह 10:30 बजे ईडी दफ्तर जाएंगे। उन पर नेशनल हेराल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस आज सत्याग्रह करेगी। कांग्रेस देश भर में सत्याग्रह के जरिए ताकत दिखाएगी। इस सत्याग्रह में कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम शामिल होंगे। ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने दिल्ली में पार्टी दफ्तर से ईडी ऑफिस तक मार्च निकालने की इजाजत मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इजाजत देने से मना कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामला 2022 को चर्चा में आया था। 1 नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल की। 26 जून 2014 को सोनिया, राहुल गांधी समेत सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी हुआ। 1 अगस्त 2014 ईडी ने मामले को संज्ञान में लिया। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया। 19 दिसंबर 2015 पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत दी। 9 सितंबर 2018 दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया, राहुल की आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ याचिका दाखिल की। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा बदले की कार्रवाई कर रही है। ऐसे में नेशनल हेराल्ड मामले को जानना भी जरूरी है। क्या है नेशनल हेराल्ड मामला? 1938 में एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड की कंपनी बनी, जो नेशनल हेराल्ड नाम से एक अखबार निकालती थी। 1956 में एजेएल को गैर व्यावसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया। कंपनी पर 90 करोड़ का कर्ज भी चढ़ गया। 2010 में यंग इंडिया के नाम से दूसरी कंपनी बनाई गई, जिसके 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास थे। 2011 में कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन नई कंपनी यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया। यही नहीं, लोन चुकाने में पूरी तरह समर्थ द एसोसिएट जर्नल ने सभी शेयर यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिए। दावा किया गया कि इसके बदले में यंग इंडियन ने महज 50 लाख रुपए द एसोसिएट जर्नल को दिए। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि 2000 करोड़ की संपत्ति को महज 50 लाख में ले लिया गया। दरअसल नेशनल हेराल्ड का मामला कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस भाजपा पर हमलावर हो गई है। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। तो नेशनल हेराल्ड केस और इस पर राहुल गांधी की सुनवाई और इसके मद्देनजर जिस तरीके से प्रदर्शन की तैयारी, आइए इन तमाम पहलुओं पर डिटेल लेते हैं। हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी दिल्ली से जुड़े हैं, विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी वो लखनऊ से, और इसके अलावा रवि कैतुरा कांग्रेस ऑफिस देहरादून से जुड़े हैं। सबसे पहले अविनाश का रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अविनाश, टाइम वाइज देखा जाए तो किस तरीके से तमाम चीजें शेड्यूल है, डिटेल दीजिए।
जी देखिए, इसने लगता अगर बात करें तो कांग्रेस के तमाम सारे जो CWC के मेंबर हैं, इसके अलावा तमाम सारे जो मुख्यमंत्री हैं और जो तमाम सारे सांसद हैं, उनको 9 बजे कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचने के लिए कहा गया है। कांग्रेस मुख्यालय में खुद 9 बजे रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कि मीडिया प्रमुख हैं, वो लोगों से बातचीत करेंगे और मीडिया को प्रेस ब्रीफिंग भी करेंगे, जिसमें बताएंगे कि किस तरीके से आगे तमाम सारे जो कांग्रेस के नेता हैं वो ईडी दफ्तर की ओर मार्च करेंगे। हालांकि कांग्रेस के मार्च को अनुमति नहीं दी गई है, तमाम सारी जगह पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है और कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं उनके घर के बाहर पुलिस का पहरा भी है। अगर वो निकलते हैं तो उनकी हाउस अरेस्टिंग भी हो सकती है और उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो तमाम सारे एहतियात दिल्ली पुलिस ने अपनी ओर से किए हैं। राहुल गांधी को आज तकरीबन 10:30 बजे के करीब ईडी के सामने पेश होना है और इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने अपने देश भर के जितने भी सांसद हैं, CWC के जितने भी मेंबर हैं और जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सभी को दिल्ली बुलाया हुआ है। कांग्रेस ने जो अनुमति मांगी थी अपने मार्च को लेकर के, दिल्ली पुलिस ने कल ही ये अनुमति खारिज कर दी है और उसको लेकर के नोटिस भी चस्पा कर दिया है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। लेकिन हंगामा होना तय है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम सारे जो CWC के मेंबर हैं, सांसद हैं कांग्रेस के और इसके अलावा तमाम सारे जो मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंच रहे हैं, तो जाहिर तौर से बात है कि वहां मार्च के लिए वो निकलने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के साथ उनकी जो इससे पहले कि मैं विवेक और रवि का रुख करूं, ये बताइए कि क्या कह करके ये अनुमति नहीं दी गई, पर अगर वो प्रदर्शन करना चाहते थे, शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करना चाहते थे, तो इसे मना क्यों किया गया? देखिए, अगर बात करें दिल्ली पुलिस सुरक्षा कारणों से तमाम सारे जो इस तरीके के प्रदर्शन रहते हैं, मार्च रहते हैं, इनको लेकर के मना कर सकती है। तो इसी सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने इस मार्च को मना कर दिया है कि इस तरीके के कोई मार्च की अनुमति हम नहीं दे सकते हैं। लिहाजा जितने भी तमाम सारे जो मुख्यमंत्री हैं या तमाम सारे जितने भी बड़े नेता हैं, उनका अब देखना होगा किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पहुंच के आगे की ओर मार्च करते हैं, क्योंकि जितने भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं उनके घर के बाहर भी लगभग पुलिस का जो पहरा है वो बरकरार रखा गया है। अविनाश, अगर बड़े मुख्यमंत्री या बड़े नेता नहीं मार्च कर सकते, लेकिन बाकी राज्यों में तो मार्च किया जा सकता है। इसीलिए हम रुक करेंगे लखनऊ का और देहरादून का। लखनऊ से शुरू करेंगे, विवेक के पास चलते। विवेक, देखिए दिल्ली में परमिशन नहीं मिली है, नहीं मार्च कर सकते हैं, लेकिन लखनऊ में क्या मामला है, वहां पर किस तरीके की रणनीति है कांग्रेस की ओर से? स्नेहलता, लखनऊ में भी स्थिति वैसी ही है जैसी दिल्ली में है। चूंकि यहाँ पर धारा 144 लागू है, इसलिए किसी भी तरह का प्रदर्शन, किसी भी तरह का मार्च नहीं निकाल सकते। 5 से ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। हालांकि कल सचिन पायलट ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कांग्रेस मुख्यालय पे। उन्होंने कहा था कि यहाँ मुख्यालय से लेकर ईडी के दफ्तर तक, यानी अशोक मार्ग में ईडी का दफ्तर है, करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, पैदल मार्च करेंगे और इसके लिए सारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी, उनको बुलाया गया था। जो फ्रंटल मोर्चा है, संगठन है, तमाम संगठनों के जो कांग्रेस के जुड़े हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा है, इसके अलावा जो युवा संगठन है, सबको बुलाया गया है। यानी प्रदेश के अलग अलग लोगों से यहाँ पर, जिलों से यहाँ पर सारे कांग्रेसी जुटेंगे और एक लंबा जो कांग्रेस का अनुभव रहा है, इतिहास रहा है धरना प्रदर्शन का, सत्याग्रह का, और सबसे खास बात ये, इसीलिए इसको सत्याग्रह नाम दिया है। कल सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सत्याग्रह करेंगे, यानी उनका कोई धरना प्रदर्शन करने का इरादा नहीं है, विरोध करने का इरादा नहीं है, मार्च निकालने को, सत्याग्रह करने जाएंगे। और सत्याग्रह की परमिशन फिलहाल जो मांगी गई थी वो प्रशासन ने इसलिए नहीं दी है क्योंकि 144 लागू है, किसी भी तरह का भीड़, किसी भी तरह का जमावड़ा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर 11 बजे करीब जुटेंगे, अगर यहाँ से निकलने देते हैं। हालांकि ईडी दफ्तर और उसके आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो कांग्रेस की अध्यक्ष, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं है, लेकिन जो कार्यवाहक हैं वो सारा काम देख रहे हैं और खास प्रदर्शन को लीड करेंगी आराधना मिश्रा मोना, वो लीड करेंगी। यहाँ से निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते हैं, चूंकि अभी थोड़ी देर में यहाँ पर भी कांग्रेस मुख्यालय पे में मौजूद है प्रदेश में, और यहाँ पर सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने कल रात से ही कह दिया था कि किसी भी तरह का प्रदर्शन करने की अनुमति या मार्च निकालने की अनुमति नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है किसी भी तरह से। ये जो रास्ता है वो निकलेगा तो सीधे वहां से देखना होगा। रवि का मैं रुख करूंगी, देहरादून से वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, सत्याग्रह का कांग्रेस के जो कार्यकर्ता आज करने वाले हैं, उसको लेकर क्या वहां पर रणनीति है? कौन सा बड़ा नेता हमें आज मोर्चे पर वहां पर दिखाई दे सकता है? बिल्कुल जी, देखिए पूरे देश में ही इस तरीके का एक विरोध प्रदर्शन आज कांग्रेस अपना दर्ज करेगी। और अगर हम देहरादून की बात करें तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन होना है। और यहाँ से अगर मैं इस वक्त, क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हूँ, यहाँ से जो ईडी का दफ्तर है वो तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर आज पूरे प्रदेश से सभी जिलाध्यक्षों को यहाँ आने के लिए कहा गया है। प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर होंगे, नेता प्रतिपक्ष होंगे और कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। यहाँ से जो तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी ईडी ऑफिस की है, यहाँ से तमाम कांग्रेसी जो
नेता हैं वो ईडी ऑफिस जाएंगे और अपना विरोध दर्ज करेंगे। लेकिन इससे पहले, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है, मुझे लगता है किस तरीके की हलचल रहेगी, क्या कांग्रेस भवन में ज़्यादा भीड़ होती है तो यहाँ से किस तरीके से उनको जाने दिया जाएगा या रोक दिया जाएगा, या ईडी दफ्तर के करीब जाने पर उन्हें रोका जाएगा, क्योंकि जो ईडी दफ्तर है वो मुख्य सड़क मार्ग पर है और ऐसे में जाम की स्थिति पैदा ना हो, किसी तरीके का कोई व्यवधान ना हो, इन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। तो पुलिस फोर्स वहाँ भी तैनात रहेगी। कोई परमिशन नहीं है, क्योंकि प्रदर्शन करने की कोई परमिशन अभी नहीं दी गई है, लेकिन एक शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस का कहना है कि वो अपना विरोध को दर्ज करेंगे। तो अब देखना होगा कि कितने लोग यहाँ पर जुड़ते हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में भी 11 से 14 तारीख तक कांग्रेस क्रियान्वयन शिविर भी चल रहा है। ऐसे में जिन जिलों में आज ये शिविर नहीं है वहाँ से तमाम जो जिलाध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। तो स्वाभाविक है कि एक ज़्यादा भीड़ हो सकती है कांग्रेस मुख्यालय में, और जब एक ज़्यादा भीड़ ईडी ऑफिस जाएगी तो इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे। पुलिस को इस बात की सूचना है कि आज कांग्रेस पूरे प्रदेश भर, पूरे देश में इस तरीके के प्रदर्शन कर रही है, अपना विरोध दर्ज करेगी। तो इसके लिए पूरी तैयारियां हैं और कुछ देर में ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके की बैरिकेडिंग होती है, क्या कांग्रेस मुख्यालय के बाहर रोकने की कोशिश की जाती है, या ईडी ऑफिस जो दफ्तर है उसके करीब जब पहुंचेंगे उससे पहले बैरिकेडिंग लगाई जाएगी। और ये भी देखा जाएगा कि कांग्रेस के कितने लोग यहाँ पर शामिल होते हैं। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से कांग्रेस के जो प्रदेश स्तरीय बड़े नेता हैं उन्होंने जिस तरीके से सबको बुलाया है और यहाँ पर कहा है कि वो सब शामिल हो और अपना विरोध दर्ज करें एक भारी संख्या में, तो ज्यादा लोगों के आने की संभावना पूरी तरीके से बन जाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों सहयोगियों का तमाम अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रामपुर और आजमगढ़ में होने वाले उपचुनाव की। ये बेहद खास खबर है और उपचुनाव पे सबकी नजर है। भाजपा और सपा बसपा तीनों ही पार्टियों ने जोर लगा रखा है और नेताओं का प्रचार प्रसार और भी तेज होगा, आगे भी जारी रहेगा। जी हां, रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव आज भी जारी रहेगा नेताओं का प्रचार। और आजमगढ़ आएंगे बसपा प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर। आजमगढ़ में भीम राजभर जनसंपर्क करेंगे और रामपुर में भाजपा का प्रचार रहेगा तेज। पंचायत राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह रामपुर पहुंचेंगे और वोट की अपील करेंगे। बिल्कुल, भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह के लिए प्रचार करेंगे और 23 जून को चुनाव होना है। ऐसे में आजमगढ़ की बात करें तो मामला त्रिकोणी हो सकता है, क्योंकि गुड्डू जमाली बसपा की ओर से हैं। उन्हीं का प्रचार करने के लिए भीम राजभर आ जाएंगे और इसके अलावा सपा का तो गढ़ ही कहा जाता है। अब वहां पर किस तरीके से प्रचार प्रसार के लिए और तेज रफ्तार दी जाएगी। बीजेपी ने तो मंत्रियों को कमान दे रखी है। रामपुर के सियासी संग्राम में शब्दों की जंग तेज हो चुकी है। यहां 23 जून को उपचुनाव होना है। भाजपा और सपा उम्मीदवार जीत के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं और सपा के दिग्गज नेता आजम खान ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए 3 साल बाद पहली बार रामपुर के किला मैदान में बड़ी चुनावी रैली की और सपा उम्मीदवार आसिम राजा के लिए वोट की अपील की। आजम खान सपा का वो दिग्गज चेहरा जिनके बोलने का अंदाज शायराना, जब वो बोलते हैं तो उन्हें सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती। ऐसा ही हुआ रामपुर में जब वो सपा उम्मीदवार आसिम रजा के समर्थन में किला मैदान में रैली करने पहुंचे, जहां उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में सपा उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। मेरी एक तकलीफ देर रात का बदला देना चाहते हो, सिर्फ एक रात का, 27 महीनों की एक रात के दुखों का अगर बदला देना चाहते हो तो 23 तारीख को कोई अपने घर में बैठना मत। सूरज कितना ही तपिश क्यों न उगल रहा हो, मेरी कोई मां, कोई बहन, कोई बेटी अपने घरों में मत रहना। आसिम राजा की फतह। एक तरफ आजम खान ने सपा उम्मीदवार के लिए वोट मांगे तो अलग अलग शहरों में हुई हिंसा पर भी इशारों में बोल गए। उन्होंने लोगों से किसी के भी बहकावे में न आने और अमन मोहब्बत की अपील की। कहीं इश्तेहाल में आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दुश्मन इंतजार में बैठा है, उसके मंसूबे में मत फंस जाना, उसकी साजिश का शिकार मत हो जाना। मैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों से अपील करता हूं, अमन की, अमन बहाली की, मोहब्बत की। याद रखो, आज फिर दोहराता हूं, कभी आग से आग नहीं बुझाई जा सकती, सैलाब को पानी से नहीं रोका जा सकता, नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता। आग के बुझाने के लिए पानी की जरूरत है,
और नफरत को मिटाने के लिए मोहब्बत। आजम खान ने जेल से छूटने के बाद पहली बड़ी रैली की। ऐसे में उन्होंने भाजपा पर शब्दों के तीर छोड़े। मुझे मारने का पूरा मंसूबा था। हाँ, मुझे कत्ल नहीं करना चाहते थे क्योंकि कत्ल का इल्जाम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन कोई कसर नहीं रही थी मुझे मारने में। मुझे, मेरे बच्चे को, मेरी बीवी को सीतापुर जेल पूरे हिंदुस्तान में सुसाइडल जेल के नाम से जानी जाती है। वहां लोग खुदकुशी बहुत करते हैं। कहीं और भी भेज सकते थे, लेकिन तीनों को सीतापुर भेजा कि जो इन तीनों में सबसे कमजोर होगा वो पहले अपनी जान देगा, और जब वो जान देगा तो उसके लिए दूसरा जान देगा, और जब 2 जान दे चुके होंगे तो तीसरा जान देगा, और 3 जनाजे सीतापुर जेल से बाहर निकलेंगे। ये था मंसूबा। रैली के लिए जब आजम खान किला मैदान पहुंचे तो मंच पर चढ़कर उन्होंने पहले जनता का अभिवादन किया। इस दौरान उनके साथ अब्दुल्ला आजम भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।